जंगल के पास एक किसान रहता था जो बहुत दयालु था। जंगल से कई बार जानवर उसकी झोपड़ी की तरफ आ जाते थे, लेकिन वो उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि उन्हें खाना और पानी देता था। पास के जंगल में बहुत सारे जानवर थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये तभी अचानक से जोर से किसी के दहाड़ने की आवाज आई। सब जानवर डर गए। लगता है शेर सिंह आ रहा है। और ये है शेर सिंह, जंगल का राजा। इसकी सभी जानवर बहुत इज्जत करते थे और डरते भी थे। सभी जानवर उसको देख के शांत हो गए और अप्पू के पीछे छुप गए। बंदर तो इतना डर गया कि वो सीधे पेड़ पर ही चढ़ गया। महाराज की जय हो। कैसे हो तुम लोग? जंगल में कोई तकलीफ तो नहीं? आपके होते हुए तकलीफ कैसी महाराज? आपकी कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। हम तो बस अप्पू के साथ खेल रहे थे। बहुत बढ़िया। अप्पू, कहीं सब मिलकर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं शेर सिंह, ये सब तो बहुत प्यारे हैं। शेर सिंह भी सबको खुशी खुशी खेलता देख बहुत खुश हुआ और वहां उन्हें छोड़कर आगे चला गया। ठीक है, तुम सब खेलो, मैं आगे से घूम कर आता हूँ। उसी दिन जंगल में कुछ खतरनाक शिकारी आए, जानवरों का शिकार करने। आ, आज तो कोई जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा। खोजते रहो, कोई ना कोई जानवर जरूर दिखेगा। तभी उन्हें एक झाड़ी के पीछे कुछ पत्ते हिलते दिखाई देते हैं और उनका ध्यान झाड़ियों की तरफ जाता है और उनकी नजर वहां से जाते शेर सिंह पर पड़ती है। वो रहा शेर, चलो! शिकारी शेर सिंह को देखकर उसके पीछे हथियार लेकर दौड़ते हैं। शेर सिंह ये देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये शिकारी कहाँ से आ गए? मुझे जल्दी जंगल के दूसरे जानवरों को बताना होगा। शेर सिंह को भागता देख शिकारी उस पर हमला करने लगते हैं। शेर सिंह का शिकार करना इतना आसान नहीं है इंसानों। निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। शेर सिंह उनके वार से बचता हुआ भागता है। ये देख शिकारी शेर सिंह पर फिर से निशाना लगाते हैं और इस बार उनका निशाना बिल्कुल सही लगता है और तीर सीधे शेर सिंह के पैर में लगती है। शेर सिंह जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, अब क्या करूं? शेर सिंह को जख्मी कर शिकारी उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। शेर सिंह ये देख परेशान हो जाता है। शिकारी उसके करीब और करीब आने लगते हैं। मुझे इनसे किसी भी तरह बचना ही होगा। जंगल की तरफ गया तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे दूसरी तरफ भागना होगा। बस यही एक तरीका है इनसे बचने का। शेर सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से उठता है और किसी तरह लंगड़ाते हुए गांव की तरफ भागता है। शिकारी वहां आते हैं और शेर सिंह को गायब देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओह, वो शेर कहाँ गया? अभी तो यही था। कहीं भी गया हो, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आखिर वो जख्मी है। हम फिर से वापस आएंगे और उसे पकड़ लेंगे। अभी रात भी होने वाली है, चलो यहाँ से। शिकारी बाद में वापस आने की सोच वहां से चले जाते हैं। जख्मी शेर सिंह किसी तरह वहां से चलता हुआ उस दयालु किसान की झोपड़ी तक पहुंचता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। उसी समय किसान बाहर आता है और शेर सिंह को वहां गिरा हुआ देखता है। ये तो बहुत जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। किसान ने रात दिन शेर सिंह की सेवा की और धीरे धीरे शेर सिंह के सभी घाव भर गए। किसान ये देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी शेर सिंह को विदा किया। वो वापस अपने जंगल चला गया। शेर सिंह को बहुत दिन से जंगल में नहीं देखकर बाकी जानवर भी चिंतित थे और जब उन्होंने शेर सिंह को देखा तो काफी खुश हुए। अरे शेर सिंह, इतने दिनों से कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए। क्या बताऊं अप्पू, मेरे पीछे शिकारी पड़े थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। तुम लोग भी सावधान रहना, शिकारी फिर से वापस आ सकते हैं। कुछ दिनों बाद वही शिकारी फिर से जंगल में आए और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे शेर सिंह को पकड़ने। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर अपना पिंजरा टांग दिया
और शेर सिंह का इंतजार करने लगे। तभी शेर सिंह घूमता हुआ उसी पेड़ के नीचे गुजर रहा था और जैसे ही वो पिंजरे के नीचे आया, शिकारी ने रस्सी खींच दी और पिंजरा सीधे शेर सिंह के ऊपर गिरा। आखिर इस बार ये शेर पकड़ा ही गया। अब हम इसे चिड़ियाघर में बेच के खूब पैसे कमाएंगे। शेर सिंह जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। फिर तो हमें इसे कुछ खिलाना चाहिए। अगर ये भूख के मारे कमजोर हो गया तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। शिकारी को लगा कि शेर सिंह को भूख लगी है, इसलिए दोनों शेर सिंह को वहाँ छोड़कर गांव की तरफ उसके लिए कुछ खाना लाने चले गए। जंगल में कोई जानवर तो नहीं मिला, क्यों ना हम इस किसान को ही उस शेर का खाना बना दें। आइडिया तो अच्छा है, चलो इसे ही पकड़ के ले चलते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। शिकारियों ने उस किसान की एक न सुनी और उसे लेकर शेर सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया। शेर सिंह को सच में भूख लगी थी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। किसान ने जैसे ही अपना सर ऊपर किया, शेर सिंह ने उसका चेहरा देखा और उसे पहचान गया। उसे याद आ गया कि किस तरह एक बार उसी किसान ने उसकी जान बचाई थी। शेर सिंह उसके पास जाकर उसके सर पे अपना पंजा फेरने लगा। शिकारी ये देख हैरान हो गए, ये शेर उस इंसान को खा क्यों नहीं रहा? इधर किसान को ये समझ में आ गया कि शिकारी ने शेर सिंह को बंदी बनाया है। उसने शेर सिंह को बचाने की सोची और शेर सिंह के कान में अपनी योजना बताई। शेर सिंह किसान की बात समझ गया और फिर किसान ने कुछ सोचकर शिकारी से कहा, ये मुझे नहीं खा रहा क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तुम लोग इसे पिंजरे से निकाल दो, ये अपने आप तुम लोगों के साथ खुशी खुशी जाएगा। तुम लोगों के साथ जाने से इसे अच्छा अच्छा भोजन भी मिलेगा। यहाँ जंगल में तो शिकार खोजने में इसे कितनी दिक्कत होती है। और अगर ये भाग गया तो? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये कहीं नहीं भागेगा। हम पिंजरा खोल देते हैं। और जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, शेर सिंह ने शिकारियों पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ, शेर! इस तरह दयालु किसान ने अपनी सूझबूझ से शिकारियों को बेवकूफ बनाकर एक बार फिर शेर सिंह की जान बचाई। उसके बाद वो शिकारी कभी वापस जंगल में नहीं आए। शेर सिंह और किसान में भी पक्की दोस्ती हो गई। सोनपुर एक खूबसूरत जगह थी जो चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। पेड़ पौधों के साथ वहाँ ढेर सारे झरने और तालाब थे, जिससे वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। और यही कारण था कि वहाँ के तालाब और झरने हमेशा पानी से भरे रहते थे, क्योंकि पेड़ों के कारण वहाँ कभी बारिश की कमी नहीं होती थी। इसलिए वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। कितने अच्छे फसल लगे हैं। लगेंगे क्यों नहीं, इस साल भी बारिश बहुत अच्छी हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे और होते भी क्यों नहीं, फसल इतने अच्छे जो लगे थे, पर शायद उनको ये पता नहीं था कि ये खुशी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि सोनपुर में कुछ ही दिनों में एक आदमी वहाँ लकड़ी का कारखाना खोलने आया था और कारखाने का मालिक बहुत ही लालची था। सुनो, सुनो, सुनो! अब आप लोगों को खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरे लकड़ी के कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। उसके बदले आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, इतने पैसे जितने आप खेती करके कभी कमा नहीं सकेंगे। गांव के लोग भोले भाले थे, इसीलिए कारखाने की मालिक के बात में आ गए। पर बाकी गांव वालों के साथ मोहन भी वहां खड़ा था, जो पढ़ा लिखा और समझदार था, और इसलिए उसे कारखाने के मालिक की बात खटकने लगी। पर हमें नौकरी देने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे तो बस कारखाने के लिए थोड़ी जमीन और आपके जंगल की कुछ लकड़ियां चाहिए। पर इससे तो जंगल खत्म हो जाएंगे, और जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखा गांव वालों, लगता है ये चाहता ही नहीं है कि गांव की तरक्की हो और आप लोग अच्छी जिंदगी गुजारो। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? आप सही कह रहे हैं, गांव की तरक्की से हम सबका फायदा होगा। और यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, थोड़े बहुत कट भी जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, मेरी बात सुनो। मोहन ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन सब लोग कारखाने के मालिक के बहकावे में आ गए थे और उसकी किसी ने नहीं सुनी। और देखते ही देखते गांव में लकड़ी का कारखाना खुल गया। अब इस जंगल की लकड़ी काट कर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। जाओ और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू करो। जाओ, जल्दी जाओ। लकड़ी कारखाने के मालिक के आदेश पर उसके आदमियों ने जोर शोर से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में सोनपुर के हरे भरे जंगल वीरान होने लगे। अब वहाँ पहाड़ तो थे, पर उसमें पेड़ नाम मात्र के बच गए, जिसके कारण वहाँ बारिश भी कम होने लगी, जिसके कारण आसपास के तालाब और झरने भी सूखने लगे। मोहन ये सब देखकर बहुत दुखी था। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। लकड़ी के कारखाने की वजह से न पहाड़ में पेड़ बचे, न तालाब में पानी। अब क्या होगा पता नहीं। मोहन का डर बिल्कुल सही था। पेड़ काटने की वजह से सोनपुर में अब बहुत कम बारिश होने लगी, जो खेती तो दूर की बात पीने के लिए भी पूरी नहीं थी, जिससे गांव वाले परेशान हो गए। ये तालाब भी सूख गया। अब हम खेतों में सिंचाई कैसे करेंगे? वैसे ही बस कारखाने में मिले पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही जिसे हम खेती कर सकें। ओह, कुएं में तो पानी ही नहीं। अब हम पीने का पानी कहाँ से लाएंगे? बिना पानी के घर में खाना कैसे पकेगा? पानी की समस्या पूरे गांव में फैल गई, जिससे सब लोग चिंतित थे और इसका उपाय सोचने के लिए इकट्ठा हुए। गांव वालों, हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बारिश ना होने की वजह से ना पीने के लिए पानी बचा है और ना ही सिंचाई के लिए। अरे, हमें तो पानी लाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये सब उस लकड़ी के कारखाने की वजह से हुआ है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, पर तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये उसी का परिणाम है। अरे, लकड़ी के कारखाने को क्यों दोष दे रहे हो? पानी तो बारिश न होने की वजह से कम हुई है। हाँ, बारिश न होने की वजह कारखाना ही है। उन्होंने हमारे गांव के पहाड़ों के सारे पेड़ काट लिए। यही वजह है कि बारिश नहीं हो रही। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। इससे पहले हमारे गांव में बारिश की समस्या कभी नहीं हुई। ये सब पेड़ काटने की वजह से ही हुआ है। ये मोहन तो कुछ भी बोलता रहता है। इसकी बात का भरोसा मत करना। बारिश और पेड़ों का आपस में क्या लेना देना? मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, तुमने कहा था बस कुछ ही पेड़ काटोगे, पर तुमने तो पूरा पहाड़ साफ कर दिया। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे पहले कि ये गांव वाले मिलकर मेरी धुलाई करें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें माफ कर देना मोहन। हमने थोड़े से पैसों के लालच में तुम्हारी इतनी जरूरी बात अनसुनी कर दी। हमें माफ कर दो। मोहन, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारा गांव और हमारे पहाड़ पहले की तरह सुंदर और खुशहाल हो जाए। इसका बस एक ही उपाय है। हमें फिर से ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ लगा तो लेंगे, पर उन्हें बड़े होने में तो काफी समय लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हमें जितनी भी बारिश हो उसका पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहिए, जिससे हमारे पानी की समस्या थोड़ी कम हो जाए। सही कहा मोहन, हम ऐसा ही करेंगे। मोहन की बात अब गांव वालों को समझ में आ गई थी, इसलिए उन्हें गांव के पहाड़ों में और आसपास ढेर सारे पेड़ लगाए और बारिश का पानी जमा करने का उपाय भी किया। अगर हम मोहन की बात पहले ही मान लेते तो ये सब कभी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, सीखने का कोई समय नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में सोनपुर के पहाड़ फिर से हरे भरे हो गए और पहले की तरह वहाँ भारी मात्रा में बारिश होने लगी, जिससे वहाँ के तालाब और झरने फिर से पानी से भर गए और वहाँ के लोगों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई और उनको पेड़ों का महत्व भी समझ में आ गया। कितना सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। हाँ, अब हम किसी भी हालत में ये पेड़ नहीं काटने देंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी में पेड़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मिंटू को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। खेलते वक्त वो उसमें इतना खो जाता था कि वो उस समय सब कुछ भूल जाता था।
वाओ मिंटू, तुम तो फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट हो। वो तो मैं हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये क्या किया मिंटू? अब जल्दी से फुटबॉल लेकर आओ। हाँ हाँ, जाता हूँ। मिंटू जैसे ही फुटबॉल लेने बाहर गया, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो रोड के किनारे एक बोर्ड में एक पोस्टर चिपका रहा था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ओह नो, मैं तो भूल ही गया। कल गणतंत्र दिवस है और मुझे तो कल स्कूल में भाषण देना है और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। जैसे ही मिंटू को ये बात याद आई, वो दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। क्या हुआ मिंटू? भाग क्यों रहे हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मुझे अब नहीं खेलना, तैयारी करनी है। तुम खेलो। मिंटू भागते हुए अपने घर गया और बिना कोई देरी किए कॉपी और पेन लेकर गणतंत्र दिवस की स्पीच लिखने बैठ गया। मिंटू ने लिखने की बहुत कोशिश की, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब उसकी बड़ी बहन चिंकी वहां आई और मिंटू को परेशान देख उसके पास गई। मिंटू, इतने परेशान क्यों हो? और ये अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं दीदी, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस और मुझे स्कूल में इस पर स्पीच देना है। इसलिए मैं स्पीच लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बात है। हाँ दीदी, आप मेरी हेल्प करो ना स्पीच लिखने में। हाँ, जरूर करूँगी। पर मिंटू, सिर्फ लिख कर याद करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ दीदी? तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सही कहा दीदी। अगर मैं ये सब समझ गया, फिर तो मैं बिना याद किए ही स्पीच बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो फिर बताओ ना दीदी। बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हमें अंग्रेजों से लगभग 200 साल बाद आजादी मिली। आजादी पाने के लिए हमें कई बलिदान देने पड़े और सालों तक संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष किसने किए दीदी? बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जाने कितने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और बलिदान दिए। तब जाकर हमें आजादी मिली। इसलिए हम हर 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दीदी, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, पर मुझे तो गणतंत्र दिवस पर भाषण देनी है। फिर आप मुझे स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्यों बता रही हो? गुड क्वेश्चन मिंटू, क्योंकि गणतंत्र दिवस के बारे में जानने से पहले हमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती तो हम गणतंत्र दिवस कैसे मनाते? वाह दीदी, तुम तो बिल्कुल मेरे टीचर की तरह एक एक बात समझाती हो। बड़ा मजा आ रहा है। अब मुझे गणतंत्र दिवस के बारे में बताओ ना। हाँ, बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो हमें मिल गई, पर पूर्ण स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी 1950 को मिली, जब देश में हमारा संविधान लागू हुआ। पर दीदी, 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि भारत को आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। दीदी, पर ये संविधान बनाया किसने? भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हालांकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1939 को ही देश के लोगों को सौंप दिया गया था। मान सम्मान के साथ इसे शुद्ध देश में लागू किया गया। समझ गया दीदी। और बताओ ना, गणतंत्र दिवस में और क्या होता है? हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस को
राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को देश के राष्ट्रपति देश की जनता को अपना संदेश देता है। 26 जनवरी को दिल्ली में परेड ग्राउंड पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर तोपों की सलामी दी जाती है और परेड में 3 सेना यानी जल, थल और वायु सेना के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देता है। यही नहीं, इस दिन हमारी सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। पूरे देश के स्कूल, कॉलेज और हर जगह इस दिन तिरंगा फहराया जाता है, परेड होती है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, अब समझ आया, इसलिए हमारे स्कूल में भी परेड किया जाता है। बिल्कुल सही मिंटू, इस बार तो मैंने भी परेड में हिस्सा लिया है। वाओ दीदी, अब मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। देखना, मैं इस बार गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी स्पीच दूंगा। ये हुई ना बात। इसीलिए हम हर 26 जनवरी को गर्व से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की।